नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को 27 वर्षीय पीड़ित जमाल हुसैन के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसकी कथित तौर पर पुलिस लॉकअप में हिरासत में यातना के कारण मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस सत्य गोपाल चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने आदेश दिया कि मृतक की विधवा, बच्चे और मां मुआवजे की राशि के बराबर हिस्से की हकदार होंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अजन्मे बच्चे को गोद लेने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अजन्मे बच्चे को गोद लेने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 ऐसे बच्चे को गोद लेने के एग्रीमेंट की परिकल्पना नहीं करता जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। जस्टिस MS रामचंद्र राव नवजात शिशु की प्राकृतिक मां द्वारा उसे प्रतिवादी नंबर 4 और 5 की कस्टडी से मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने बच्चे के माता पिता से अनुरोध किया कि वो उसके जन्म से पहले उसे गोद दे दे। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने हत्या के आरोपी को NLU दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी। दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को 26 जून को होने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2022 में बैठने की अनुमति दी। कोर्ट ने देखा कि शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश जज चंद्रशेखर ने इस प्रकार एक शशांक जादौन द्वारा दायर आवेदन को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी, ये देखते हुए कि उसके द्वारा वर्ष 2020 में किए गए इसी तरह के अनुरोध को संबंधित अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परिसर में पड़े कोयले के भंडार को फिर से मापने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सर्च टीम ने पंचनामा करते समय मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। जस्टिस शील नागू और जस्टिस मनिंदर S भट्टी की खंडपीठ ने पंचनामा का अवलोकन किया और पाया कि तलाशी की तारीख पर ही याचिकाकर्ता द्वारा कर की राशि और जुर्माना जमा किया गया था, क्योंकि स्टॉक में विसंगतियां पाई गई थी और इस प्रकार वहां किसी तरह की जब्ती का सवाल नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए निजी शिकायत विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 212(6) सुनिश्चित करती है कि उचित जांच के बाद ही धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। ये विभिन्न कंपनियों के लाखों शेयरधारकों की शिकायतों से सुरक्षा प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा, अगर शिकायतकर्ता का ये तर्क कि कोई शेयरधारक धोखाधड़ी के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने अर्धेंदु कुमार दास बनाम ओडिशा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को चुनौती देने वाली लंबित रिट याचिका का निपटारा किया। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उस मामले का निपटारा किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने पवित्र मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्र में ओडिशा सरकार द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उन याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी और नाबालिग बच्चे को आर्थिक सहायता से वंचित करना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा का गठन करता है और ये महत्वहीन है कि क्या पार्टियां अभी भी एक साझा घर में रह रही है या नहीं। धारा 3 घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है और इसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि एक निजी वकील जिसे लोक अभियोजक की सहायता के लिए शिकायतकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया है, वो CRPC की धारा 301(2) के तहत एक स्वतंत्र अभियोजन नहीं चला सकता है और इसलिए अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने और मामले का संचालन करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखने योग्य नहीं है, क्योंकि CRPC की धारा 301 मैजिस्ट्रेट अदालतों पर लागू नहीं होती है।
इसके अलावा ये देखा गया कि केवल इसलिए कि उक्त आवेदन लोक अभियोजक या पुलिस से नहीं निकल रहा था, इसे खारिज करने का आधार नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, इसलिए इसे लागू करने के लिए राज्य पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। अर्जुनन इलैयाराजा द्वारा दायर तमिलनाडु में एनईपी को लागू करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में सरकार उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उक्त टिप्पणी की गई। राज्य के अनुसार प्रस्तावित एनईपी 2020 में मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जो भारतीय संघ की संघीय विशेषताओं पर अस्थिर प्रभाव डाल सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि एनईपी को केवल पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और वो आज तक केवल नीति के रूप में बना हुआ है, जैसे इसे लागू करने के लिए राज्य पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है और इसी कारण याचिका खारिज करने योग्य है। कथित अनुचित प्रतिस्पर्धा व्यवहार के लिए बुक माई शो के खिलाफ जांच। अशोक कुमार गुप्ता अध्यक्ष, संगीता वर्मा सदस्य और भगवंत सिंह बिश्नोई सदस्य की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि बुक माई शो के संचालन के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, जिसकी डीजी द्वारा जांच की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने के लिए सामान्य है कि क्या बुक माई शो के संचालन के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। सूचना देने वाले ने आरोप लगाया है कि बुक माई शो उन उपभोक्ताओं से सुविधा शुल्क के रूप में 25 रुपये प्रति टिकट एकत्र करता है जो फिल्मों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, और सुविधा शुल्क का 50% मल्टीप्लेक्स के साथ कमीशन के रूप में साझा करते हैं। हालांकि ये स्टैंड अलोन या सिंगल स्क्रीन थिएटर के मामले में प्रति टिकट 6 से 8 रुपये तक का कमीशन देता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।